हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 17 जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, इट इज़ द पॉइंट रिलेटेड टू कांवड़ यात्रा। जैसे हम देख रहे थे, उत्तराखंड ने तो सस्पेंड कर दी थी, बट उत्तर प्रदेश अभी भी वो था कि हमें करनी है ये कांवड़ यात्रा। वो थोड़े से रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे को रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है तो हम उनको रोकना नहीं चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि हेल्थ ऑफ द सिटीजन जो है और जो राइट टू लाइफ है वो पैरामाउंट है। जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे वो जो रिलीजियस हों, वो सब इसके बाद आते हैं। सबसे पहले जो आता है वो हेल्थ ऑफ सिटीजन और राइट टू लाइफ सबसे मेन है। तो इस वजह से आप ये राइट टू रिलीजियस, हमारे जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, उस पॉइंट को लेके मत आइए। सीधा सीधा उन्होंने मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं होगी, कांवड़ यात्रा नहीं होगी, बिकॉज हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एक पेज वन पे था, चीफ जस्टिस पीवी रमन्ना ने कंसर्न शो किया है कि बेल देने के बाद भी, चाहे कोर्ट्स बेल दें, इवन हम सुप्रीम कोर्ट भी अगर बेल दे रहा है, तो प्रिजनर्स को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है बिफोर गेटिंग रिलीज्ड। तो कह रहे हैं क्या है कि प्रिजन अथॉरिटीज़ आज भी इंसिस्ट कर रही हैं। क्यों लेट होने की वजह क्या है? कि वो कहते हैं कि हमें प्रिजन अथॉरिटीज़ कहती हैं कि हमें ऑथेंटिक हार्ड कॉपी चाहिए बाय हैंड ऑफ द बेल ऑर्डर। तो कहते हैं कि इस एज में जहाँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, और आप सबसे बड़ी बात तो आपको ये देखना चाहिए कि पर्सनल लिबर्टी ऑफ पीपल सफर्स जब आप लेट करते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए वो एक सॉल्यूशन लेके आए हैं चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा है कि अब हम एक नई स्कीम रोल करने वाले हैं, फास्टर। फास्टर का मतलब है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर अगर प्रिजन रिफॉर्म्स, जेल रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। और ये फास्टर वाला पॉइंट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो ये फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है इंस्टेंटली, डायरेक्टली और सिक्योरली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर देगा बेल ऑर्डर्स थ्रू द जेल अथॉरिटीज़। ठीक है। उसके बाद एक पेज फाइव पे आप देख रहे होंगे, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ इनके बारे में। ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, एस्टैब्लिश हुई हैं एज पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होने वाले थे, तो ये एक्ट आया था। उस एक्ट में ये कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो हमारा यूनियन में है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके अंडर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और टू मैनेज एंड रेगुलेट द वाटर्स ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन। उसके बाद आता है कि पार्लियामेंट, वैसे नियम क्या है कि एक तो पार्लियामेंट जो है उसने दो लॉज इनेक्ट किए हुए हैं, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। रिवर बोर्ड्स एक्ट में तो क्या होता है कि रिवर बोर्ड्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो रेगुलेट कर सके, डेवलपमेंट कर सके इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज का। रिवर बोर्ड्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न, ताकि उनको वो एडवाइस दे सकें। और जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है, वो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ताकि वो एक एडहॉक फॉर स्पेशल पर्पस ट्रिब्यूनल बनाया जाए, ताकि अगर कोई भी डिस्प्यूट है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स उन पानी को लेके, जो इंटर स्टेट है, मतलब कोई अगर नदी तीन चार स्टेट्स में बह रही है और उनको लेके कोई डिस्प्यूट है, तो एक एडहॉक ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है ताकि वो इस केस को लेके जजमेंट दे सकें कि वो किसका पानी है, कितना कौन कौन यूज़ कर सकता है। जो इस इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट में ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, उस ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। मतलब वो नहीं उसके बाद मनमानी कर सकते। उसके बाद क्या होता है, जो इस ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता है, उसको ना तो आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ना ही किसी और कोर्ट में। किसी भी कोर्ट की उस मामले को लेकर जुडिक्शन नहीं चलती है, जो मैटर उस ट्रिब्यूनल में चला जाता है। थोड़ा सा आर्टिकल 262 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे अगर कोई रिवर डिस्प्यूट्स का पूछ सकते हैं, तो आपको पूछ सकते हैं कि विच आर्टिकल इसको देखता है। तो आर्टिकल 262 है फ्रॉम पॉलिटी, इसका जो भी है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, आप पढ़ेंगे अपनी पॉलिटी में तो उसको इलांगेट करने का कोई फायदा नहीं था। बट अगर आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल में इसको हम देख सकते हैं, तो आर्टिकल 262। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, जैसे हमने कल एनालाइज कर ही लिया था टू चाइल्ड पॉलिसी का, सॉरी टू चाइल्ड पॉलिसी का कह रहा हूँ, सेक्शन 124A का। तो इसमें आप थोड़ा सा 124A में ये पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। प्लीज़ आपसे, अगर किसी ने कल का नहीं सुना तो पहले कल का ज़रूर सुनेगा, 16 जुलाई का एनालिसिस, कि कौन-कौन से इसके लिए लेक्चर देखने हैं। उसमें 2016 में हम ये साथ में आपका एक ऐड ऑन पॉइंट है कि 2016 में गवर्नमेंट ने भी एडमिट किया था इन पार्लियामेंट कि डेफिनेशन ऑफ जो सेडिशन है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और उसको रिकंसिडरेशन की ज़रूरत है। जब आप पॉइंट्स लिखते हैं ना मेंस में, तो बहुत अच्छा लगेगा ये पॉइंट लिखेंगे तो। दूसरा, लॉ कमीशन ने भी अपने कंसल्टेशन पेपर 2018 में कहा था कि देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एक ही राग सब अलापे। मतलब एक अगर देशभक्त है तो ये नहीं है कि अगर कोई देशभक्ति के गाने गा रहे तो वो ही देशभक्त है।
सबसे बड़ी जो पेट्रियोटिज़्म और डेमोक्रेसी की बात होती है कि पीपल को अपनी एक लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने तरीके से अफेक्शन टुवर्ड्स देयर कंट्री शो कर सकें। ठीक है? उन्होंने भी कहा था कि इट विल बी मोर हेल्पफुल अगर सेक्शन 124 ए जो है स्ट्रक डाउन किया जाए या इसके अंदर कुछ भी रिकंसिडर इसको किया जाए। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, साथ में जब सेक्शन 124 ए की बात होगी तो ये पॉइंट भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एक एडिटोरियल पे टू चाइल्ड पॉलिसी था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 15 जुलाई को। एक पेज 8 पे था एक्वेटिक गैलरी, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कई बार ये थोड़ा-सा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। ये लार्जेस्ट एक्वेरियम होगा इंडिया में, जो अभी अहमदाबाद में मोदी जी ने हमारे उद्घाटन किया इसका। 68 टैंक्स होंगे इसमें, 188 मैरीन स्पीशीज़ होंगी, पेंगुइन्स भी दिखाई जाएँगी इसमें, तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा। एक पेज 10 पे था सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, इसको अमेंड किया गया है। पहली बात तो याद रखिएगा, मोटर व्हीकल रूल्स जो भी चलते हैं वो 1989 इसमें एक्ट में है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स जितने भी टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स हैं जिसमें एक सब्सटेंशियल ओवरऑल नहीं हुआ है, मतलब मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं हुई है, उनको विंटेज मोटर व्हीकल्स कहा जाएगा। और जो अगर उनकी मतलब आरसी जब बनवाई थी या खरीदा था या जो भी किया था, अगर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अगर आपकी अगर सपोज़ 50 साल पे हो गए हैं उसको, तो उसको विंटेज व्हीकल्स कहा जाएगा। और उनको जो अगर सपोज़ करिए आपने इंडिया की नहीं है और आपने इम्पोर्ट करी है ऐसी कोई विंटेज व्हीकल, तो उसको एक आइडेंटिफायर दिया जाएगा वीए के नाम से, मतलब एक वीए लिखा जाएगा उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये होगी, मतलब ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ना तो उनको परमिट किया जाएगा रोड पे फॉर रेगुलर पर्पस, मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते कि अगर इधर से उधर जाने के लिए, ना ही वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकती है। ये तो सिर्फ एग्जीबिशंस के लिए कि आपने अपने घर के आगे एक एग्जीबिशन के टाइप में या कहीं एग्जीबिशन लग रही है विंटेज व्हीकल्स की, वहाँ लेके जा सकते हैं आप। ऐसा और कुछ नहीं इससे ज़्यादा कर सकते। और जो ये एंटीक व्हीकल्स होंगी दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ, जो आजकल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगती हैं और जो मैंडेटरी कर दी गई है गवर्नमेंट से, वो इससे एग्जेम्प्ट होंगी। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में ये भी पूछ सकते हैं आपसे। दूसरा, सेल और परचेज़ अलाउड होगी या नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, परमिसिबल होगी। बट आपको बायर और जो सेलर है, उनको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ पे रजिस्टर करना होगा या इन्फॉर्म करना होगा उन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को, ठीक है? उससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था। वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का आपस का बहस मत देखिएगा, अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। या चाइना क्या लेके आ रहा है वो कार्बन ट्रेडिंग, अभी इसमें कुछ अच्छा आएगा तो हम बताएँगे आपको। इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।